कुएं के जादुई 3 रंग बिरंगे केक। सोनपुर गांव में पंकज अपनी पत्नी सुशीला और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम रुचि था और दूसरी का नाम खुशबू और तीसरी का नाम मेघा। सुशीला घर पर ही छोटे छोटे केक बनाया करती थी और पंकज उन सभी केकों को बहुत से गांवों में घूम घूम कर बेचा किया करता था। ऐसे ही उनका घर चल रहा था। सुशीला अकेले ही घर का सारा काम करती और शाम के समय केक की तैयारियों में लग जाती। उसकी बड़ी बेटी रुचि सुशीला के कामों में मदद करवा दिया करती थी। रुचि बहुत दिनों से सुशीला के कामों में मदद करवाती थी, जिस वजह से अब रुचि को भी केक बनाने आ गए थे। कभी कभार वो भी केक बना दिया करती थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह स्वादिष्ट केक बनाती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि ने बहुत स्वादिष्ट केक बनाए तो उसकी माँ सुशीला ने कहा, बेटी सुशीला, तुमने तो मुझसे भी अच्छे केक बनाए हैं। आखिर तुम केक बनाना सीख ही गई। हाँ माँ, आपने जो मुझे सिखाया है। आप कितना अच्छा केक बनाती हो, मैंने आपसे ही तो सीखा है। बेटी, कल हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। कल हमारी देखना बहुत अच्छी बिक्री होगी। कल जो भी पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगा दूंगी, जो तुम कहोगी। और अगले दिन उन सभी केकों को लेकर गांव में बेचने जाता है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पंकज के सभी केक खराब हो जाते हैं और उसका उस दिन एक भी केक नहीं बिकता है। और पंकज की भीगने की वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और वह उदास होकर घर की ओर जाने लगता है और वह कहता है, आज तो मेरे एक भी केक नहीं बिके। आज तो ऐसी बारिश हुई कि मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब लगने लगी है। पता नहीं आज मेरे घर पर क्या हाल होगा। आज तो एक भी कमाई नहीं हुई है। आज मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। भगवान भी हमें पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। यह सब सोचते हुए पंकज अपने घर पहुंच जाता है। पंकज को उदास देखकर सुशीला पंकज से पूछती है, अरे आप इतने दुखी क्यों हो? क्या कुछ हुआ है क्या? अरे मैं क्या बात बताऊं, आज इस बारिश की वजह से एक भी केक नहीं बिके और ऊपर से सारे खराब भी हो गए हैं। अब तुम ही बताओ, मैं दुखी नहीं रहूंगा तो क्या खुश रहूंगा? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आज तो खाने के लिए घर में एक भी सामान नहीं है। मैंने सोचा था आज केक बहुत अच्छे बने हैं तो अच्छी कमाई होगी, तो हम कुछ खाने के लिए मंगा लेंगे। लेकिन लगता है आज सभी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं। नहीं सुशीला, तुम बच्चों को खाली पेट मत सुलाओ। तुमने जो केक बनाए हैं कल के लिए, वो कुछ बच्चों को भी खिला दो। बच्चों को भूखे मत सुलाओ। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी बच्चों को केक खिला देती हूँ और उन्हें सुला देती हूँ। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो। कल से मैं भी तुम्हारे साथ केक बेचने जाया करूँगी। तुम दूसरे गांव में जाना और मैं दूसरे गांव में। शायद कुछ हमारी अच्छी कमाई हो जाए, जिससे हम अपने बच्चों को कुछ खाना तो खिला सकेंगे। नहीं सुशीला, तुम वैसे भी घर का बहुत सारा काम करती हो तो तुम थक जाओगी। तुम बाहर मत जाओ। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। अरे आप बात को नहीं समझते हो। अगर मैं जाऊंगी तो क्या हो गया, कम से कम कुछ अच्छी कमाई तो हो जाएगी। ठीक है सुशीला, जैसी तुम्हारी मर्जी। कल से तुम भी मेरे साथ चलना और बाकी सब रुचि संभाल लेगी अपनी दोनों छोटी बहनों को। और उसके बाद सुशीला ऐसा ही करती है। अपने बच्चों को कुछ केक खिलाकर उन्हें सुला देती है और अगले दिन सुशीला पंकज के साथ उन केक को लेकर दूसरे गांव में चली जाती है और पंकज दूसरे गांव में इनसे उनकी कुछ अच्छी कमाई हो जाती है और वह अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा भोजन ले जाते हैं, जिन्हें देखकर रुचि कहती है, माँ लगता है आज आपकी कुछ अच्छी कमाई हुई है, इसलिए आप कुछ अच्छा खाने के लिए लाई हो। कि तभी खुशबू भी कहती है,
हाँ माँ, कितने दिन हो गए हैं बाहर का खाना खाए हुए। हम कितने दिन से केक खाए जा रहे थे। हमारा तो मन ही भर गया है। आज हमें कुछ अच्छा खाने को मिला है। और उसके बाद वह सभी मिलजुल कर वह खाना खाते हैं। ऐसे ही उन्हें कुछ दिनों तक बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, जिस वजह से सुशीला और पंकज बहुत खुश होते हैं। एक दिन वह सुबह सवेरे केक बेचने दोनों निकल जाते हैं। उस दिन बहुत तेज आंधी और बारिश आती है, जिसकी वजह से पंकज के ऊपर एक बिजली का खंभा गिर जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और जब यह बात सुशीला को पता चलती है तो उसको उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी भी उसी वक्त मौत हो जाती है। यह सब देखकर तीनों बहनें बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन रुचि अपने आप को संभालती है और अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, तुम दोनों मत रो। मुझे पता है कि हमारे माता पिता हमें अकेले ही छोड़कर चले गए हैं। अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। अब मैं अकेले ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं तुम्हारा माँ जैसा ही ख्याल रखूंगी। कि तभी खुशबू कहती है, लेकिन दीदी, माँ और पिताजी तो चले गए। अब आप हमें कैसे खिला पाएंगी और हमारा घर अब कैसे चलेगा? हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं। हमें तो कोई काम भी नहीं आता है। नहीं खुशबू, ऐसी बात नहीं है। माँ ने मुझे केक बनाना सिखाया है। मैं केक को बनाऊंगी और माँ की तरह ही गांव-गांव ले जाकर बेचा करूंगी। उसके बाद रुचि ऐसा ही करती है। वह केक बनाती है और गांव-गांव ले जाकर बेचने लगती है, लेकिन उसकी पहले दिन बिल्कुल भी कमाई नहीं होती है। उसका एक भी केक नहीं बिकता है और वह उदास होकर घर पहुंचती है। तब खुशबू कहती है, दीदी, आपके बनाए हुए केक तो किसी ने भी नहीं खरीदे। लगता है अब हमें तीनों बहनों को भूखे ही सोना पड़ेगा। पता नहीं हमारी कैसी जिंदगी होगी। खुशबू, तो चिंता मत कर, मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। शायद कुछ बिक जाए। आज हम तीनों यही केक खा लेते हैं और इन्हें खाकर सो जाते हैं। और फिर तीनों बहनें ऐसे ही करती हैं। वह तीनों केक खाकर सो जाती हैं। और अगले दिन सुबह सवेरे रुचि उठकर केक को लेकर उन्हें बेचने चली जाती है। उसकी उस दिन भी कुछ कमाई नहीं होती है और वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मेरे केक की तो आज भी एक भी बिक्री नहीं हुई है। अब मैं अपनी दोनों बहनों को क्या खिलाऊंगी? भला मेरी कैसी जिंदगी हो गई है। अब तो हमें एक रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। हमारे माता पिता तो हमें पहले ही छोड़कर चले जा चुके हैं और मैं इतनी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर ये सारा काम कर रही हूँ। फिर भी ये भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। क्या इन्हें हमारा कोई दुख दर्द नहीं दिखाई देता है? हम जैसे अनाथ बच्चों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसका क्या फायदा? यह कहकर रुचि वहाँ बैठकर रोने लगती है और जहाँ पर रुचि बैठी होती है उसके बगल में एक कुआं भी होता है। वह कुआं सारी बातें रुचि की सुन लेता है और उसकी बातें सुनकर कुएं को बहुत दया आती है और वह रुचि से कहता है, रुचि, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह सुनकर रुचि डर जाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कहीं तुम कोई भूत तो नहीं? नहीं नहीं रुचि, मैं ये तुम्हारे बगल वाला कुआं हूँ। मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ और मैं लोगों से बात भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे पता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। तुम अपनी बहनों का कितना अच्छा ख्याल रखना चाहती हो, लेकिन तुम अपनी हालातों से मजबूर हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
लेकिन तुम तो एक कुएं हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम रहने दो। तुमने मेरी तकलीफ को समझा और मुझे भरोसा दिलाया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। नहीं नहीं रुचि, तुम ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ कि जिसके अंदर से सिर्फ पानी निकलेगा। इस कुएं से तुम्हारी जरूरत और तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें 3 केक देना चाहता हूँ। मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम्हारी छोटी बहन का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यह केक देना चाहता हूँ जिसकी मदद से तुम अपने बहनों की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दोगी। ये लो, ये 3 सोने के केक। उसके बाद कुएं में से 3 सोने के चमकते हुए केक निकलते हैं, जिन्हें देखकर रुचि बहुत खुश हो जाती है। और फिर वह कुआं कहता है, रुचि, यह कोई आम केक नहीं है, यह बिल्कुल जादुई केक है जिसकी मदद से तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो और अपनी बहनों को खुश भी कर सकती हो। इन केक से तुम जो भी कुछ मांगोगी वह सभी चीजें तुम्हें आराम से मिल जाएंगी। यह सुनकर रुचि बहुत खुश हो जाती है और उन तीनों केक को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वह जैसे ही अपने घर पहुंचती है तब मेघा कहती है, दीदी, आपको पता है कल मेरा बर्थडे है, तो आप मेरे लिए बड़ा सा केक बना देना और मेरी बर्थडे पार्टी भी रखना। कि तभी खुशबू कहती है, दीदी, आप यह 3 केक कहाँ से लाई हो? यह केक तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या आप मेघा के बर्थडे के लिए अभी से केक लेकर आ गई? लेकिन यह केक तो बहुत महंगे हैं और लगता है आज आपके केक भी नहीं बिके हैं। तो आप यह केक कैसे लाई हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर रुचि खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम इतने सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? तुम रुको तो सही, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। उसके बाद रुचि सारी बात अपनी दोनों बहनों को बताती है, जिसे सुनकर उसकी दोनों बहनें खुश हो जाती है। फिर रुचि उन तीनों केकों से कहती है, मेरे प्यारे केक, मुझे एक अच्छा सा घर दो जिसमें खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं हो और मेरी बहनों को कोई भी चिंता ना हो। रुचि के यह कहते ही उसका घर एक बहुत बड़े आलीशान घर में बदल जाता है, जिसमें बहुत सारे खाने की चीजें और सुख सुविधाएं होती हैं, जिसे देखकर तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। और अगले दिन मेघा का भी बर्थडे आ जाता है और रुचि उन तीनों केक की मदद से अपनी बहन मेघा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती है। और उसके बाद वह कहती है, मुझे पता है हम जैसे कई अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज से मैं उन सभी अनाथ बच्चों की मदद करूंगी और उनको भी एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करूंगी। यह बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और तीनों बहनें मिलकर उन केक की मदद से अपने जैसे कई अनाथ बच्चों की मदद करती है और तीनों बहनें खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगती हैं। जादुई जल परी का तालाब। एक बार की बात है, सोनापुर नाम के गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। उसकी उम्र 8 साल की थी। रिया के पिता रिया के पैदा होते ही गुजर गए थे, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उनकी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चल रही होती है। उसके घर के पास में एक तालाब भी होता है। यह तालाब एक लौती ऐसी चीज होती है जो उनके नाम होती है। विमला उस तालाब में मछलियाँ पकड़ के अपना जीवन जैसे तैसे बिता रही होती है। एक दिन की बात है, विमला बाजार में अपनी बेटी के साथ मछलियाँ बेचने जा रही थी। तभी वहाँ एक रिया की उम्र की एक लड़की आती है और वह बोलती है, दीदी दीदी, आप मछलियाँ क्यों बेच रही हो? क्या आप स्कूल नहीं जाती हो? तभी उस लड़की की माँ भी बोलती है,
चुप हो जा, आजकल तेरी बहू जवान चलने लगी है, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। यह बोलकर उसकी माँ उसको चुप करवा देती है, पर कहीं न कहीं यह बात उसकी माँ जान जाती है कि वो लड़की सही बोल रही है। शाम को दोनों माँ बेटी मछलियाँ बेचकर अपने घर आ जाती हैं। फिर वह खाना खा ही रही होती हैं कि तभी रिया बोलती है, मामा ये स्कूल क्या होता है जो वह दीदी बोल रही थी। यह सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाता है और वह घर के बाहर आके बोलती है, कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं अपनी बेटी को पढ़ा भी नहीं सकती हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा सकूँ। हमारी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है, आखिर मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊँ। यह बोलकर वह रोने लगती है। हे भगवान, ऐसी हालत हमारी कब तक रहेगी। विमला के यह बोलते ही आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और फिर बारिश होने लगती है। विमला अपने आंसू पोंछ के घर के अंदर सोने चली जाती है। जब वो रात को अपनी बेटी के साथ सो रही होती है, तभी उसके घर के बाहर आसमान से 2 जल परियां उसके तालाब में गिरती हैं। फिर अगले दिन अपना जाल अपने तालाब में डाल देती है। जैसे ही वो जाल तालाब में डालती है, उस जाल की रस्सी टूट जाती है और जाल डूब जाता है। यह देखकर विमला बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, जो एक साधन था 2 वक्त की रोटी कमाने और खाने का, वो भी इस पानी में डूब गया। अब मैं और अपनी बेटी का कैसे पेट भरूंगी। ऐसा बोलकर वह बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहाँ एक जलपरी सोने की जाल को प्रकट करती है। यह देखकर विमला हैरान हो जाती है और वह जलपरी पूछती है, क्या ये सोने का जाल तुम्हारा है। तब विमला कहती है, नहीं नहीं, मेरा तो बस एक जाल था जो काफी साधारण सा था, यह सोने का जाल मेरा नहीं है। यह सुनकर जलपरी बोलती है, तुम्हारा दिल काफी साफ है, मैं तुमसे खुश हुई, तुम बहुत अच्छी हो, ये सोने का जाल आज से तुम्हारा हुआ। यह सुनकर विमला काफी खुश हो जाती है और वह सोने का जाल जलपरी से ले लेती है और वो उस सोने के जाल को लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। वो सुनार को वो सोने का जाल दिखाती है। सुनार 24 कैरेट का सोना देखकर हक्का बक्का रह जाता है। विमला को उस जाल के अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे लेकर आते वक्त अपनी बेटी के लिए बहुत सारे पकवान ले आती है। रिया इतने सारे पकवान देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों बैठकर पकवान को अच्छे से खाते हैं। कई सालों बाद उन्होंने ऐसा खाना खाया था। अब विमला को लगने लगा था अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन फिर दोबारा विमला अपने घर का एक बर्तन ले जाकर अपने तालाब में फेंक देती है और हमेशा की तरह एक जलपरी निकल कर आती है, वो भी सोने का बर्तन लेकर, और वह विमला से पूछती है, विमला ये बर्तन क्या तुम्हारा है। तब विमला कहती है, नहीं ये बर्तन मेरा नहीं है। जलपरी उसकी ईमानदारी से खुश हो जाती है और वह सोने का बर्तन उसको दे देती है और विमला उसको बेचकर अच्छे खासे पैसे ले लेती है। अब से उसकी जिंदगी थोड़ी सुधर चुकी होती है। वहीं विमला के तालाब के बगल में बहुत पुराना घर था जहाँ एक चुड़ैल रहती थी, लेकिन वो रात को जाग और दिन में सोती। एक दिन विमला की आवाज सुनकर वह चुड़ैल दिन में ही उठ जाती है और उठने के बाद वह बोलती है, कौन है ये जो चीजों को पानी में फेंक रहा है। जैसे ही वो चुड़ैल घर के बाहर आती है तो वह देखती है एक जलपरी एक औरत से बात कर रही होती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरे घर के बगल में इतने दिनों से एक जलपरी रह रही है और मुझे पता भी नहीं। चलो 2-3 दिनों का खाने का बंदोबस्त हो गया। आज रात को इसको पकड़ के अपना डिनर बनाऊंगी। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, अब इसे खाकर ही पता चलेगा। ऐसा बोलकर वो अपने घर में वापस सोने के लिए चली जाती है। जब रात होती है
तब चुड़ैल अपने घर से निकलती है और तालाब के पास आकर जलपरी को पकड़ने के तरीके ढूंढने लगती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो जलपरी को पकड़ने के तरीके नहीं निकाल पाती है। फिर वह सोचती है, क्यों ना मैं पहले उस औरत को देख लूं कि वह उस जलपरी को इस तालाब से कैसे बाहर निकालती है। फिर मैं उसी तरह इस जलपरी को बाहर निकालूंगी इस तालाब से। अगले दिन विमला दोबारा नदी के किनारे आती है और दोबारा उसमें कुछ सामान फेंक देती है और जलपरी हमेशा की तरह वह सोने का सामान लेकर आती है। यह देखकर चुड़ैल को सब समझ आ जाता है और वह बोलती है, मैं रात में आराम से पेट खाली करके खाऊंगी इसको। अब तो मुझे इसे तालाब से बाहर निकालने का पता भी चल गया है। वहीं दूसरी ओर जब विमला सोने का सामान बेचने जाती है, तब उस दुकान को शक हो जाता है कि ये इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आती है। क्यों ना मैं भी इसका पीछा करूं और इस बात का पता लगाऊं। और जब विमला वहाँ से जाने लगती है तो वह विमला का पीछा करने लगता है, लेकिन विमला ज्यादा लालच नहीं करती थी। वह सिर्फ सुबह सुबह ही चीजें फेंकती थी और दिन भर उससे अपना काम चला लेती थी। दुकानदार उस पर पूरे दिन नजर रखता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। वो थक हार के अपने घर चला जाता है और रात को वह चुड़ैल जलपरी को पकड़ने के लिए वह तालाब के किनारे आकर विमला की तरह एक पत्थर फेंकती है। उस तालाब में दो जलपरियां होती हैं, एक जो रात को जागती है और एक जो दिन में। रात को जागने वाली जलपरी मन को पढ़कर सामान देती है। जैसे ही उसने पत्थर फेंका, उस जलपरी ने उसका मन पढ़ लिया और वो एक बड़ा पत्थर लेकर बाहर आई और उस बड़े से पत्थर से उस चुड़ैल को दे मारा और वह चुड़ैल उसी वक्त वहाँ मर गई। वहीं दूसरी ओर विमला की जिंदगी अब अच्छी हो गई थी। वह अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी थी। उन्होंने अब एक नया घर भी ले लिया था। अब वो उस गांव में सबसे अमीर बन गई थी। इसी तरह वो जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी थी।